नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता जेल से अब बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा। आज ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में 530 दिन या करीब कहें 1.5 साल से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल शुरू होने में देरी को आधार बनाया और मनीष सिसोदिया की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात भी करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और ताना शाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और कोशिश करेंगे सीधे अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास जाने की। देख सकते हैं किस तरह से उत्साह का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी राहत की सांस ली होगी जिस तरह से इनके कद्दावर नेता अब बाहर जमानत पर बाहर आ गए हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह हम देख सकते हैं उस समय पहुंचे थे जब मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होकर बाहर आए। संजय भी एक समय जेल में मौजूद थे, लेकिन आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार में, दिल्ली में, वाकई अहम बात है, अहम दिन है आज आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए। और कोशिश करेंगे, अगर शरद हमें मिल रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण दिन रहा आज आम आदमी पार्टी के लिए। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली सरकार को मनीष सिसोदिया की रिहाई से बड़ी राहत मिली है और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और शराब नीति मामले में जो सीबीआई ईडी के दोनों तरफ से जो मामले चल रहे थे उनमें जमानत मिल चुकी है। इनको अपने दफ्तर जाने की अनुमति रहेगी इस दौरान। मनीष सिसोदिया के परिवार और आम आदमी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खुशी का इजहार किया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में 530 दिनों से जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल शुरू होने में देरी को आधार बनाया और मनीष सिसोदिया की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। कोर्ट ने कहा, हमने लंबे समय तक कैद रखने पर विचार किया। ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा। ऐसा सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने देरी की। अपीलकर्ता को वापस ट्रायल कोर्ट भेजना सांप सीढ़ी खेलने जैसा है। बेल का प्रिंसिपल बहुत ऊपर है। आर्टिकल 21 बहुत बड़ी चीज है संविधान की। उससे ये सेक्शंस जो है किसी एक्ट का वो उसको ओवररूल नहीं कर सकता। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है। आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप उनकी जो है बेल को रोकिए। जमानत की शर्तें तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया इस मामले में 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे और इसके साथ ही इतनी ही रकम के 2 मुचलके जमा करेंगे। मनीष सिसोदिया अपना पासपोर्ट विशेष न्यायालय के सामने सरेंडर करेंगे। हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 और 11 बजे के बीच में वो जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे।
मनीष सिसोदिया ना तो सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे और ना ही गवाहों को प्रभावित करने की। मनीष सिसोदिया के लिए एक और राहत वाली बात यह भी है कि ईडी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की ये मांग भी खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया की जमानत के साथ ही ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या मनीष सिसोदिया फिर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, केजरीवाल सरकार में मंत्री बनेंगे। तो जवाब है हाँ, इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अभी जेल में हैं। तो जब तक वो बाहर नहीं आ जाते या जब तक इसके लिए अदालत से वो अनुमति नहीं ले लेते, तब तक मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार में मंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली से आशीष भार्गव और एसपी द्विवेदी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, बात अब राज्यसभा की। जया बच्चन के नाम को लेकर चली जंग अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मुहिम तक पहुंच गई है। आज इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति और विपक्षी सांसदों के बीच राज्यसभा में जमकर तकरार हुई। धनखड़ को यहां तक कहना पड़ा कि विपक्ष पूरे देश को अस्थिर करना चाहता है और सदन में हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और सपा सांसद जया बच्चन के बीच आज जो झड़प हुई, उसमें जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के बोलने के लहजे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद धनखड़ ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा में क्या हुआ। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में सब कोटे को मंजूरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC/ST वर्ग को मिले आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन SC/ST वर्ग से आने वाले सांसदों को दिया है। SC और ST वर्ग से आने वाले बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा गया कि SC और ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू न किया जाए। पूर्व एक कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन SC को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए। ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा। और हम बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा। जो विरोधी विपक्षी दल इस को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इन सांसदों से हुई मुलाकात के बारे में लिखा कि SC और ST वर्ग से आने वाले सांसदों से आज मुलाकात हुई। इस वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दोहराया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बीजेपी सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि SC/ST आरक्षण की पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी, न ही क्रीमी लेयर लागू करने की कोई योजना है। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर
की जो बात हम करते हैं तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उधर इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि विस्तार से चर्चा हो सके। There are various communities. SC/ST में कई सारी कम्युनिटी हैं, इसलिए अलग अलग राय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करे और किसी फैसले तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से चर्चा की है जो SC/ST हैं। Detailed discussion about the Supreme Court judgment. इसी महीने 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर सरकारें चाहें तो SC और ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा के भीतर उन जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। पीठ में शामिल एक जज जस्टिस RS गवई ने क्रीमी लेयर लागू करने का विचार करने को भी कहा था। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया। दिल्ली में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर में UPSC की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद बेसमेंट में कोचिंग समेत व्यापारिक गतिविधियों को लेकर बहस छिड़ चुकी है। इस बहस के बीच NDTV ने राजधानी रायपुर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल के बेसमेंट का जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीर निकल कर आई। हॉस्पिटल के बेसमेंट में ICU तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही हैं। प्रशासन का जवाब वही था, जांच चल रही है। ये बेसमेंट में बस गए हैं अस्पताल, होटल, कोचिंग, जाने क्या क्या। रायपुर में 400 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल हैं। बेसमेंट में जहां कायदे से पार्किंग होनी थी वहां ICU वार्ड से लेकर डॉक्टरों के कमरे तक हैं। 400 अस्पतालों की तस्वीर दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कैमरे में जो कैद हुए उसमें श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, अस्पताल के बेसमेंट में इमरजेंसी काउंसलिंग, MRD, TPA, ORB स्कैन जैसी कई चीजें हैं। दिल्ली के तरह से जैसे घटना यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी सब चीज़ को सही से रखना चाहिए। हमेशा वो नीचे वाला जो पानी जाता है, दुर्घटना होता है तो घटना होता है। देवेंद्र नगर के मोर अस्पताल के बेसमेंट में ICU, डायलिसिस, बर्न वार्ड, एक्सरे तक है। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो मरीजों को निकालना तक मुश्किल। दिल्ली की घटना जो हुई उसके बाद से इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि बेसमेंट में कोई भी व्यापारिक या स्वास्थ्यगत सेवाएं क्या वहां पे संचालित की जा सकती हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में वहां से कैसे बचा जाएगा। अब अस्पताल अगर बेसमेंट में चल रहे हैं और फर्स्ट बेसमेंट, सेकंड बेसमेंट में ICU बनाए जाते हैं तो जहाँ पे गंभीर मरीज पहुँचते हैं, अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उस अनहोनी से कैसे निपटा जाएगा। तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बेसमेंट में ICU तैयार किए गए। खुद इस पेशे से जुड़े लोग मानते हैं ये खतरनाक है। रायपुर भी महानगर बनने की ओर अग्रसर है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं या अस्पताल हैं या बड़ी बिल्डिंगें हैं जो नियम के विपरीत संचालन हो रहे हैं, न केवल अस्पतालों में बल्कि दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में भी हो रहे हैं। अकेले अस्पताल ही नहीं, लालगंगा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही हैं। आश्चर्य इस बात का कि दुकानदारों के मुताबिक ये सब कानूनी दायरे में है। बिल्डर ने हमको बेची थी और ये लीगल है पूरी, और ये क्यों लोअर ग्राउंड है, इसके नीचे बेसमेंट अलग है। अच्छा, बेसमेंट और ये हाँ, ये बेसमेंट है इसके नीचे, और जस्ट ये क्यों चारों साइड से खुला हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, तो पानी बाहर निकल जाता है ना। वो तो इलीगल था दिल्ली वाला, ये तो लीगल है ना। फिर भी अगर आप देखोगे तो दुकानें हैं, अगर इलीगल रहता तो सरकार एक्शन तो लेती ना कहीं यहाँ पे। प्रशासन खुद मानता है कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या स्टोरेज के लिए होना चाहिए, लेकिन हद ये है कि जो तस्वीरें NDTV के कैमरे ने चंद घंटों में दिखा दी उसके बारे में नगर निगम को मालूम तक नहीं।
ऐसी उनकी दलील है। यूजुअली हमारे जो बेसमेंट काम है मोस्टली स्टोरेज या पार्किंग के लिए हम लोग दिया जाता है। स्टोरेज में भी नॉन फ्लेमेबल वाला सब्सटेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ वहाँ पे एडिक्वेट वाटर का सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी होना चाहिए, इस टाइप का। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हम लोग बहुत दिन उसको अलाउ यूजुअली नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कुछ जगह जहाँ एक्सेप्शनल केसेस वगैरह हैं वहाँ पे हम लोग अलाउ करते हैं। ऐसे कुछ जगह पे हमें मिला है कि इस पे हमारे यहाँ पे टीम गई थी। दिल्ली ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहा है, बट हाँ कुछ जगह पे हम लोगों ने देखा कि बेसमेंट्स में यूजुअली बेसमेंट्स में उनमें कुछ लोग रहते हैं। आई थिंक आईसीयू का भी ऐसे हमें नहीं ये हुआ है, बट कुछ लोग रहते हैं, स्पेशल स्टाफ्स वगैरह रहते हैं। तो हम यहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत एनोमलीज पाई गई 10 ऐसी जगह हम लोगों ने उनको नोटिस वगैरह जारी किया है। अब प्रशासन को मालूम नहीं या वो मालूम करना नहीं चाहते, ये तो वो ही जाने, लेकिन ये तस्वीरें ही सच्चाई बताने के लिए काफ़ी हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भवन और अस्पतालों के बेसमेंट का नियम विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त होना होगा ताकि राजधानी रायपुर में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। हेलो मोटो। Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल कैप पहनने पर रोक के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस सर्कुलर पर उसने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप लड़कियों के पहनने पर पाबंदी लगाकर उनका कैसा सशक्तिकरण कर रहे हैं। लड़कियां क्या पहनना चाहती हैं उन पर छोड़ देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने सालों बाद इस तरह के बैन की बात कही जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में कई महिलाओं की हत्या करने वाला सीरियल किलर गिरफ्तार हो गया है। उसकी पहचान कुलदीप के तौर पर हुई है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी महिलाओं से बातचीत वो करता था, फिर उनसे संबंध बनाने के लिए कहता था और मना करने पर उनकी ही साड़ी से गला दबाकर हत्या कर देता था। आरोपी ने 6 घटनाओं को कबूला है। पुलिस ने बताया है कि महिलाओं की हत्याओं के खुलासे के लिए एक वॉर रूम तैयार किया गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया। 22 टीम्स का गठन कर 25 किलोमीटर एरिया का व्यास बनाकर लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए। 600 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और 1.5 लाख मोबाइल नंबर्स का डेटा सर्विलांस की मदद ली गई। आंध्र प्रदेश से आमतौर पर मेगास्टार चिरंजीवी ही खबर बनते हैं, लेकिन इस बार मेगावत चिरंजीवी खबर बने हैं। तेनाली के मेगावत चिरंजीवी गोलगप्पे बेचते हैं। इनको दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से निमंत्रण मिला है। मेगावत चिरंजीवी और उनकी पत्नी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पिछले 25 वर्षों से गणेश पानीपुरी कॉर्नर उनकी रोजी रोटी का जरिया है। प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना के तहत इन्होंने लोन लेकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाया। वो डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं और डाकघर के अफसरों ने निमंत्रण पत्र ले जाकर उनको दिया है। हरियाणा के स्कूल्स में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहना अनिवार्य होगा।
छात्रों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 2 पन्नों के इस नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम तर्क दिए गए हैं कि किस आधार पर बच्चों के लिए जय हिंद बोलना अनिवार्य किया गया है। नोटिफिकेशन में जय हिंद के महत्व को बतलाया गया है।